नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज हम चर्चा करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज ऑफ पॉलिटी फॉर एमपीपीएससी 2021 और 2022 इवन 2023 के लिए। ये प्रश्न आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले एमपीपीएससी के एग्जाम में और भी जिस स्टेट में आप रहते हैं उस पीएससी के एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न आपको हेल्प करेंगे। ठीक, और आने वाले वनडे एग्जाम्स में भी ये प्रश्न आपको हेल्प करने वाले हैं और इन प्रश्नों से आपका लगभग 80% जो है वो पोर्शन कवर हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद शासन पर शिकंजा कसने के लिए अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले कौन सा प्रमुख एक्ट पारित किया गया था? क्या वो रेगुलेटिंग एक्ट था, क्या वो पिट्स इंडिया एक्ट था, या फिर 1793 का चार्टर अधिनियम था, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया 1757 में हुई आपकी प्लासी की लड़ाई और 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। ये दोनों लड़ाइयाँ क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीत ली गई। अब अंग्रेज सरकार जो थी उसको यह डर सताने लगा कि भैया जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहीं भारत में सुप्रीम ना हो जाए। ठीक, तो इन्हीं के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कि भैया जिससे यह कंपनी हमारे नियंत्रण में रह सके। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित को उनके बढ़ते कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी अधिकार, रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त करना। ठीक, जो पिट्स इंडिया एक्ट है भैया वो आया था आपका 1784 में और ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी के अधिकार मिले थे 1764 के बक्सर का युद्ध जीतने के बाद। ठीक, और जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो पारित हुआ था आपका 1773 में, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। और चौथा, वॉरेन हेस्टिंग्स साहब को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था आपका 1773 को। तो भैया इसका आंसर सही हो गया सी, 2 4 3 1। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत को दो भागों में बांटा था। किसने बांटा था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने, या फिर लॉर्ड कर्जन ने? तो इसका आंसर है भैया लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन को बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और ये जो नीति थी, मतलब फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों की थी, ये जो बंगाल का विभाजन था ये इसी पर आधारित था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1892 के भारतीय कौंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय कौंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा? तो ये बनाई गई थी भैया 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। द्विसदनीय व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें विधायिका में दो सदन हो, जैसे कि लोकसभा और आपका राज्यसभा। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? भैया लखनऊ 1916, लाहौर 1929, त्रिपुरा 1939, या फिर लाहौर 1940? तो इसका सही आंसर है भैया 1929 लाहौर। जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे और नेहरू जी ने यह कहा था कि हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता को प्राप्त करना है। ठीक, अब बात करते हैं छठवें प्रश्न की। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? मतलब जिस समय दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनाई गई उस समय वायसराय कौन था? आपका लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय था, या फिर लॉर्ड वेवेल था? तो भैया इसका आंसर है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। इनके समय जॉर्ज पंचम जो थे वो दिल्ली आए और दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और बंगाल से निकालकर बिहार और उड़ीसा नामक दो राज्यों का निर्माण किया गया। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर, किसके प्लान के अनुसार बनाई गई?
वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर या फिर आपका कैबिनेट मिशन। ठीक, तो इसका आंसर है भैया कैबिनेट मिशन। इसके उद्देश्य थे संविधान सभा का गठन, यह इसका प्रमुख उद्देश्य था। और इसके 3 सदस्य थे जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और ए बी एलेक्जेंडर साहब। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1947 में, 1948 में, 1946 में या फिर 1949 में? तो ये बनाई गई थी भैया 1946 में। और इसकी पहली कार्यवाही हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष बनाया गया था सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और दूसरी कार्यवाही हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ से मेन कार्यवाही शुरू हुई थी और इसमें अध्यक्ष बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष। जो सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और जो स्थायी अध्यक्ष थे 13 दिसंबर 1946 को बनाया गया राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक, और कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव से शुरू की गई। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी या फिर के एम मुंशी? तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल और सरल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वो किया गया था भैया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या फिर डॉक्टर सी डी देशमुख के द्वारा? तो ये प्रस्तुत किया गया था भैया आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी कि भैया जो हमारा भारत है इसको किस प्रकार के संविधान की आवश्यकता है, और ये जो संविधान है इसमें हम क्या क्या डालेंगे जिससे भारत के लोगों का भला हो सके। ठीक, बात करते हैं अगले की। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? पहला ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या फिर 15 अगस्त 1947? तो इसका आंसर है भैया 22 जुलाई 1947। इसके वर्तमान स्वरूप को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को, और इसका जो डिजाइन है वो डिजाइन किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। भारत की स्वतंत्रता के समय जब भारत आजाद हो रहा था तो इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी या फिर लिबरल पार्टी की सरकार थी? तो ये थी भैया लेबर पार्टी। ठीक, और इसके प्रधानमंत्री थे आपके क्लीमेंट रिचर्ड एटली। बात करते हैं 13वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चौथा जगजीवन राम। तो इसका आंसर है भैया डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा? जो कि मैंने आंसर गलती से पहले ही दे दिया है, संविधान सभा द्वारा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान अपनाया, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव या फिर के एम मुंशी? ये थे भैया बी एन राव साहब।
ये एक आईएएस ऑफिसर थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं। ठीक, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। किस योजना के बाद और उसके सुझावों द्वारा संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया, मतलब तय हो गया? कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946, कैबिनेट मिशन योजना 16 नवंबर 1946, अगस्त प्रस्ताव 7 अगस्त 1942, अगस्त प्रस्ताव 16 अगस्त 1942। तो इसका भैया सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946। और इसके उद्देश्य संविधान सभा का गठन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन और भारत का विभाजन, कि भैया जो भारत में से पाकिस्तान को अलग करना है वो किस प्रकार से करना है। ठीक, बात करते हैं 17वें प्रश्न की। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उद्देश्यों को जोड़ने की प्रेरणा किस क्रांति से मिली है? ठीक, ये मिली है भैया क्या फ्रांस की क्रांति से, क्या रूस की क्रांति से, क्या अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र से, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से? तो ये भैया फ्रांस की क्रांति से हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लक्षण मिले हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? ध्यान रखिएगा, वो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं कि नहीं है और अपन ये समझते हैं कि है, तो ध्यान रखिएगा इसका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का, भ्रातृत्व का, वयस्क मताधिकार का, स्थिति की समानता का। तो भैया इसमें जो है वो वयस्क मताधिकार का जो है उल्लेख नहीं है। भारत में 1950 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। ठीक, लेकिन 1989 में यह घटकर 18 वर्ष की गई 61वें संविधान संशोधन के अनुसार। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि भैया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इसके ऑप्शन है बेरूवाड़ी, गोलकनाथ, केशवानंद भारती या इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका आंसर है बेरूवाड़ी, जो कि हुआ था 1960 में। इस केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित की गई? 24वें संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भैया इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस 1976 के संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में व्यक्त है? सामाजिक न्याय, व्यक्तियों को मर्यादा, स्थिति की समता, आस्था व पूजा की स्वतंत्रता। ठीक, तो भैया इसका आंसर है आस्था व पूजा की स्वतंत्रता। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी व्यक्ति धार्मिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। आप चाहें तो किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, कहीं भी जाकर अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्मी? मतलब ये जो अवधारणा है ये सर्वप्रथम किस देश में थी? तो ये क्या फ्रांस में थी, ये क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में थी, क्या ये ब्रिटेन में थी, क्या स्विट्जरलैंड में थी? तो भैया ये थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है, जो कि सर्वप्रथम लिखित संविधान है। ठीक, और यह सन 1789 में लागू हुआ था, 1789 में लागू हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की, अमेरिका की, ब्रिटेन की या फिर स्विट्जरलैंड की? तो भैया बधाई हो, यह भारत की ही देन है। भारत ने सबको शून्य भी दिया और शून्य काल भी दिया। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? क्या ब्रिटेन में हुई,
क्या बेल्जियम में हुई, क्या फ्रांस में हुई, क्या स्विट्जरलैंड में हुई? तो भैया ये हुई ब्रिटेन में। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी ब्रिटेन में रानी है और वहां के प्रधानमंत्री अलग हैं। ठीक, तो इसी बात करते हैं 25वें प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भैया भारत, यहाँ क्या चलता है? यहाँ चलती है कानून की उचित प्रक्रिया, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक, इसका आंसर भी मैं डायरेक्ट दिखा देता हूं आपको, 4 2 1 3। ठीक, यूएसए में आपका न्यायिक पुनरीक्षा, ठीक, और यूके में आपका कानून का शासन, और फ्रांस में न्यायालयों के 2 सेट। बात करते हैं 26वें प्रश्न की। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं या फिर 12 हैं? तो भैया भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, और मूलतः इसमें 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1951 में, 10वीं को 1985 में, 11वीं को 1992 में और 12वीं को 1992 में। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। सॉरी, मेरा आंसर आ गया पहले ही। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? शिक्षा का, विद्युत का मतलब बिजली का, रेलवे पुलिस का, या फिर वन का, पेड़ पौधों का? ठीक, तो बात करते हैं इसके आंसर की, रेलवे पुलिस। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 अनुसूची हैं, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। समाचार पत्र व वन मतलब जो पेड़ होते हैं किस सूची में हैं? केंद्रीय, राज्य, समवर्ती या फिर केंद्रीय प्लस राज्य? तो इसका आंसर है भैया समवर्ती सूची। इस सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कब किया गया? 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें द्वारा, 42वें द्वारा या फिर 44वें द्वारा? तो भैया ये किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। बात करते हैं 30वें की। पहला देश कौन सा था जिसने बांग्लादेश के बनने पर उसे मान्यता दी? श्रीलंका, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर भारत? तो भैया बधाई हो, इसमें हम लोग आगे हैं। भारत के विभाजन के समय इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश बन गया था। ठीक, बात करते हैं 3 बीघा कॉरिडोर की कि भैया ये किसको जोड़ता है? भारत और पाकिस्तान को, भारत और चाइना को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, बांग्लादेश और भारत को। तो भैया ये जोड़ता है बांग्लादेश और भारत को। इसे 2011 को बांग्लादेश को लीज पर दिया गया था। यह भारत और बांग्लादेश की दोस्ती की एक मिसाल है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? भैया इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और इसकी सीमा जो है वो आपकी उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, और यहाँ तक कि एक देश है नेपाल, उससे भी इसकी सीमा लगती है। ठीक, बात करते हैं 33वें प्रश्न की। निम्नलिखित में भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी एक सामान्य नागरिक संहिता है कि भैया हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, हमें मतलब नहीं है। ठीक, इसके ऑप्शन की चर्चा करते हैं। पुदुचेरी, पश्चिम बंगाल, गोवा या फिर पंजाब? तो भैया इसका सही आंसर है गोवा। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिक्किम भारत का सह राज्य कब बनाया गया? 30वें संशोधन के तहत, 32वें संशोधन के तहत, 35वें संशोधन के तहत या फिर 42वें संशोधन के तहत? भैया ये बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक, और फिर क्या हुआ? 36वें संविधान संशोधन के तहत
1975 को सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक, 35वें संविधान संशोधन के तहत सह राज्य बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन के तहत राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा इसको दिया गया। बात करते हैं 35वें प्रश्न की कि भैया जो पाकिस्तान का विचार है कि भैया पाकिस्तान बनना चाहिए, ये सबसे पहले किसके मन में आया था? इसका पहला ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, M.A. जिन्ना, तीसरा शौकत अली, चौथा आगा खां। तो भैया इसका जो विचार है वो आया था मोहम्मद इकबाल के मन में। ठीक, 1930 में शायर मोहम्मद इकबाल ने 4 प्रांतों को मिलाकर अलग राष्ट्र की मांग की थी। और ये क्यों की थी कि भैया जो 2 नेशन थ्योरी है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सैयद अहमद खान ने दी थी, मतलब मुख्य संस्थापक जो थे उनने दी थी। 1930 में इकबाल ने इन्हें समझाया, उनने दी थी 1867 में, किन्होंने? सैयद अहमद खान साहब ने। और 1930 में मोहम्मद इकबाल साहब ने इस थ्योरी को समझाया था। ठीक, और इकबाल साहब की एक बहुत अच्छी शायरी भी है कि भैया सितारों से आगे जहां और भी है और अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भैया 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? अयूब खान, याह खान, Z.A. भुट्टो मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो। तो भैया इसका आंसर है जुल्फिकार अली भुट्टो। भारत से प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने नियाजी के नेतृत्व वाली 90,000 की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और भैया ये वही भुट्टो थे जो कहते थे कि भैया घास की रोटी खा लेंगे लेकिन भारत से हजारों वर्षों तक हम लड़ते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे। ठीक, जब भैया हमारी सेना का दिमाग खराब हुआ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का दिमाग खराब हुआ, तो इनके नियाजी के नेतृत्व वाली 90,000 की सेना ने हमारे सामने घुटने टेक दिए थे, जो कि बहुत ही भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? नहीं था, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में दे दिए जाते हैं जिनसे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और गलत लगा के आ जाए। पहला फजल अली, तो भैया नाम ही था फजल अली आयोग। दूसरे की बात करते हैं H.N. कुंजरू, V.P. मेनन और चौथा K.M. पन्नीकर। तो भैया इसका आंसर है V.P. मेनन। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 में रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक, और V.P. मेनन साहब जो थे वो एक IAS थे, मतलब कलेक्टर थे, और अंतिम जो वायसराय थे भारत के, उनके संवैधानिक सलाहकार और राजनीतिक सुधार आयुक्त भी थे। कौन? V.P. मेनन साहब। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भैया गलत युग्म आपको पहचानने हैं। सूची पहली, गुजरात, सौराष्ट्र, मतलब जो राज्य हैं वो उनसे निकलकर कौन से राज्यों की मांग हो रही है? पहला गुजरात, गुजरात से हो रही है भैया सौराष्ट्र की मांग। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश से हो रही है गोरखालैंड की मांग, इसकी बात हम बाद में करेंगे। राजस्थान से हो रही है मध्य प्रदेश की मांग, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक, और महाराष्ट्र से हो रही है विदर्भ की मांग, जो कि बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है भैया उत्तर प्रदेश जो है वहां से गोरखालैंड की मांग नहीं हो रही है। ठीक, गोरखालैंड की जो मांग है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है और इससे हो रही है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो भैया भारत में तो ये चीज नहीं है। आप यदि भारत के सिटीजन हैं तो आपको सिर्फ भारत की नागरिकता लगती है, लेकिन यदि आप अमेरिका में हैं तो आप जिस राज्य में रहते हैं आपको वहां की नागरिकता और अमेरिका की नागरिकता भी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। PIO कार्ड क्या है? ओवरसीज सिटीजन इंडिया कार्ड,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, पर्सन ऑफ इंटरनेशनल ओरिजिन कार्ड, पीपल ऑफ इंडियन ऑब्लिगेशन। तो इसका आंसर है भैया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। यह कार्ड पासपोर्ट की तरह 10 साल के लिए जारी किया जाता है। कौन सा? PIO, जिसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड भी कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक कहा है? भाग पहला, भाग दूसरा, भाग तीसरा या फिर भाग चौथा? तो भैया इसका आंसर है भाग तीसरा, क्योंकि भाग 3 में दिए गए हैं आपके मौलिक अधिकार, जो कि दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक। ठीक, और मैंने आपकी पॉलिटी के सेशन में ये 12 से लगाकर 35 तक के जो अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकार हैं, मैंने ये करीब 12 भागों में आपके कवर किए हैं। आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? पहला, स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा, समानता का अधिकार, तीसरा, संपत्ति का अधिकार, चौथा, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। जो कि मैंने गलती से आंसर पहले ही उसका दे दिया है, संपत्ति का अधिकार। 1978 में 44वें संशोधन द्वारा इसे सामान्य अधिकार बना दिया गया। भैया 1978 में सरकार थी मोरारजी देसाई साहब की। ठीक, भारत का संविधान, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में? 19(1) आ में, 19(1) बा में, 19(1) सा में या 19(1) दा में? तो भैया इसका आंसर है 19(1) आ में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आशय किसी व्यक्ति के विचारों को किसी माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना, जैसा कि आजकल आप लोग देखते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे टीवी पे, उसी टाइप से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वतंत्रता को किस प्रकार से सीमित किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा या फिर समानता के द्वारा? तो भैया इसका आंसर है विधि के द्वारा। जॉन लॉक के अनुसार इसे विशेष परिस्थितियों में व्यक्तियों की असुविधा को देखते हुए कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है। कि भैया यदि आपकी स्वतंत्रता से किसी और को समस्या हो रही है या किसी और को तकलीफ हो रही है, तो इसे कानून द्वारा आपकी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 27? तो इसका आंसर है भैया अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में सिखों को अपने धार्मिक प्रतीक कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है कि भैया आप कृपाण धारण कर सकते हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या फिर अनुच्छेद 25 से 30? तो इसका आंसर है भैया अनुच्छेद 23 से 24। इस अनुच्छेद के द्वारा मनुष्य के क्रय विक्रय पर रोक लगाई जाती है कि भैया आप मनुष्य को खरीद बेच नहीं सकते हैं, और बच्चों से काम कराने पर भी रोक लगाई जाती है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 15 मई 2005 को, 5 जून 2005 को या फिर 15 जून 2005 को या फिर 12 अक्टूबर 2005 को? तो इसका आंसर है भैया 15 जून 2005 को। ठीक, 12 मई 2005 को संसद में पारित किया गया। भ्रष्टाचार मुक्त समाज और पारदर्शी व्यवस्था के लिए इसको बनाया गया था। बात करते हैं 49वें प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। भैया इसमें क्या किया है, मैंने आपका डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, जिससे क्या है आपके टाइम की थोड़ी सी बचत हो सके। ठीक, SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो भैया ये किया गया था
न्यायाधीशों के अंतरण के लिए। ठीक। MP मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये किया गया था ताज के प्रदूषण के लिए। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि सबको पता भी होगा, ये किया गया था भैया मूलभूत ढांचे के लिए। और कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये किया गया था पेट्रोल पंपों के आवंटन के लिए। बात करते हैं 50वें प्रश्न की। 1945 में किस रिपोर्ट में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल अधिकारों का एक ही मूल माना गया है? सप्रू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, अंबेडकर रिपोर्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है भैया सप्रू रिपोर्ट। इनको लिबर्टार्ड कहा जाता था। ठीक। और इसका अर्थ होता है परिवाद करने वाला। ठीक। और ये वकील थे, राजनेता थे और समाज सुधारक भी थे। और ये इतने हद तक लिबरल थे कि जनगणना वाले इनके घर गए थे तो इन्होंने अपनी जाति तक नहीं बताई थी। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए है, राज्य के लिए है, समाज के लिए है, या फिर संघ के लिए है? तो भैया ये संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं और इनका जो महत्व है वो राज्य के लिए है। और इनका उद्देश्य है कि जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऐसा राज्य बनाना जहां सारे लोगों का कल्याण हो सके। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है, वो किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 40 में, 44 में, 45 में, या फिर 48A में? तो भैया ये कही गई है अनुच्छेद 44 में। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 44 में दी गई है। ठीक। यह नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती है। क्या? आपकी भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण की संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? मतलब किस अनुच्छेद में इसको दिया गया है? अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 52A, अनुच्छेद 56, या फिर अनुच्छेद 21? तो भैया ये इसका आंसर है अनुच्छेद 48A। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 48A को संविधान में जोड़ा गया। ठीक। बात करते हैं 54वें की। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो भैया अनुच्छेद 40 में यही लिखा है कि ग्राम पंचायत का गठन, जो कि बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार, अन्य अभाव की दशा में लोक सहायता की प्राप्ति। ठीक। मतलब जैसे आप चल नहीं पा रहे हैं, ठीक, आप कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको ऐसा काम दिया जाए जो आप अच्छे से कर सकें। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक सिविल संहिता, मतलब मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन नंबर 53 में। ठीक। और डी अनुच्छेद 48, मतलब कृषि एवं पशुपालन का गठन। ठीक। अब इसका आंसर है भैया ए, 1 2 3 4। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। तो भैया ये होते हैं संवैधानिक अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति भारत के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं और सभी काम उनके नाम से किए जाते हैं। हर प्रकार का जो काम होगा वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला कहां भेजा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में, निर्वाचन मंडल को, निर्वाचन आयोग को, या फिर संसद को? तो भैया ऐसे विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है और यह प्रक्रिया अनुच्छेद 71 में दी गई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कितने सदस्यों को नामित करता है? तो भैया 14 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, 16 सदस्य हैं, या फिर 12 सदस्य हैं? तो इसका आंसर है भैया
14 सदस्य, लोकसभा के लिए 2 सदस्य जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक, और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को नामित राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, ठीक। जो वित्त बिल होता है उसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री द्वारा संसद के पटल पर आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की सहमति से। बात करते हैं डॉक्टर कलाम साहब की। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था, किस वर्ष को दिया गया था? 1992 में, 1995 में, 1997 में या फिर 1998 में? तो भैया इनको दिया गया था 1997 में। ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त थी और 1997 में इन्हें भारत रत्न तो दिया ही गया और भारत रत्न के साथ इन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, ठीक। बात करते हैं 60वें प्रश्न की, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम क्रमानुसार लिखिए। फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, जस्टिस हिदायतुल्ला, एपीजे अब्दुल कलाम। तो भैया इसका आप डायरेक्ट आंसर सुन लो, 2 3 1 4, मतलब पहले आए आपके जाकिर हुसैन साहब, फिर आए जस्टिस हिदायतुल्ला साहब, ठीक, फिर आए आपके फखरुद्दीन अली अहमद और चौथे आए आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ठीक। बात करते हैं 61वें प्रश्न की, श्री KR नारायणन को कौन से राष्ट्रपति की शपथ दिलवाई गई? 8वें राष्ट्रपति की, 9वें राष्ट्रपति की, 10वें राष्ट्रपति की या फिर 11वें राष्ट्रपति की? तो भैया इनको दिलवाई गई थी 10वें राष्ट्रपति की शपथ। इनका जन्म केरल में हुआ था। इनकी गणना भारत के कुशल राजनीतिज्ञों में की जाती है, ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये तो आप सबको पता होगा कि भैया राजेंद्र प्रसाद जी थे और कहां से थे? बिहार से थे, ठीक। तो इसके ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है या फिर शासनाध्यक्ष होता है? तो भैया ये होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्ला, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी या फिर शंकर दयाल शर्मा? तो भैया इसका आंसर है केवल 1 और 4, मतलब मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब और शंकर दयाल शर्मा साहब ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, ठीक। बात करते हैं 65वें प्रश्न की, कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार होता है, कौन होता है? महाधिवक्ता, महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर वित्त मंत्री? तो भैया ये होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और महान्यायवादी का जिक्र जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र जो है वो अनुच्छेद 76 में है, ठीक। बात करते हैं 66वें प्रश्न की, मंत्रिपरिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय या किसी भी तरह कैबिनेट से संबंध नहीं? तो भैया इसका आंसर है कैबिनेट से बड़ा निकाय। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकता है, ठीक।
अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव? तो भैया इसका आंसर है विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष लाने का काम करता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत का प्रधानमंत्री का पद है परंपरा पर आधारित, संसद द्वारा सृजित, संविधान द्वारा सृजित या फिर राष्ट्रपति द्वारा सृजित? तो भैया ये है संविधान द्वारा बनाया गया, संविधान द्वारा सृजित। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व में प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, पहले मुझे भी ऐसा लगा था। दूसरी श्रीमती मार्गरेट थैचर, तीसरी श्रीमती श्रीमाव भंडार नायके और चौथा श्रीमती किम कैंपबेल। तो भैया इसका आंसर है श्रीमती श्रीमाव भंडार नायके। ये श्रीलंका की फ्रीडम पार्टी की नेता थी और साल 1960 में यह पहली बार प्रधानमंत्री बनी। बात करते हैं 70वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सर्वाधिक लंबी अवधि के लिए कार्य किया? वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा? ठीक, तो इसका आंसर है भैया पीवी नरसिम्हा राव। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। लाइसेंस राज की समाप्ति इन्हीं के काल में की गई और अर्थनीति में खुलापन इन्हीं के काल में आया। आप लोगों ने सुना होगा कि भैया 1991 में आपका ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन आया था, वो इन्हीं के काल में आया था जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा राजस्थान, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु? तो इसका आंसर है भैया बिहार तथा पश्चिम बंगाल। बिहार व पश्चिम बंगाल में 16-16 राज्यसभा सीटें हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? भैया मध्य प्रदेश में 16 जो कि सुमेलित नहीं है और बाकी सब सही है कि महाराष्ट्र में 19 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं और पश्चिम बंगाल में 16 हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 73वें प्रश्न की। लोकसभा में संघीय क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं? 30, 27, 25 या फिर 20? तो भैया इसका आंसर है 20, जिससे संघ शासित क्षेत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। बात करते हैं 74वें प्रश्न की कि भैया भारत की आकस्मिक निधि किसके अधीन होती है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो निधि होती है भैया, ये होती है राष्ट्रपति के अधीन और इसमें से पैसा निकालने के लिए, रुपया निकालने के लिए संसद की मंजूरी की भी आवश्यकता नहीं होती है। बात करते हैं 75वें प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो भैया इसमें क्या हुआ, मेरे से गलती हो गई है कि मैंने इसमें सूची 2 आपकी दी ही नहीं है। ठीक, तो मैं आपको ऐसे ही इसमें बता देता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। लोक लेखा समिति में होते हैं भैया 22 सदस्य। ठीक, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और प्राक्कलन समिति में होते हैं आपके 30 सदस्य। ठीक, जो कि सिर्फ लोकसभा से होते हैं। और लोक लेखा समिति को और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहने भी कहा जाता है। ठीक, और विभाग से संबंधित स्थायी संसदीय समितियों की में होते हैं आपके 45 सदस्य, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। ठीक, और लोकसभा की व्यवस्था समिति में होते हैं भैया 15 सदस्य। तो ये हो गया भैया। ठीक, थोड़ा सा क्या इसमें मिस्टेक हो गई तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। बात करते हैं 76वें प्रश्न की। भारत की लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना और सही उत्तर चुनना। पहला बलराम जाखड़, दूसरा गुरदयाल सिंह ढिल्लों, तीसरा
नीलम संजीव रेड्डी, चौथा बलीराम भगत। तो इसका हम सीधा आंसर देख लेते हैं, क्यों इसके कूट में टाइम वेस्ट करें। ठीक, इसका आंसर है पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। पहले डॉक्टर बलराम जाखड़, जो कि लगभग 5 साल तक। ठीक, दूसरा नीलम संजीव रेड्डी, जो कि 19 महीने, और आपका डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लो, जो कि 17 महीने, और आखिरी में बलीराम भगत साहब। बात करते हैं अगले की, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। तो भैया भारत के राष्ट्रपति को, वित्त मंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर संसद को। तो भैया ये पेश करेगी लोकसभा अध्यक्ष को। इसमें होते हैं 22 सदस्य, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, विभागीय स्थायी समितियों में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 12, 10, 15 या फिर 21? तो भैया इसमें होते हैं राज्यसभा से 10 सदस्य। इसमें टोटल सदस्य होते हैं 31, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भैया इसका जो आंसर है वो है संविधान के द्वारा। इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 में किया गया है और इसकी रिपोर्ट संसद के प्रत्येक पटल पर रखी जाती है। ठीक, बात करते हैं 80वें प्रश्न की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन एक दोस्त, दार्शनिक, एक मार्गदर्शक के रूप में निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? अनुमानित समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, या फिर सभी संसदीय समितियां? तो इसका आंसर है भैया लोक लेखा समिति। भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। यह समिति संसद द्वारा निर्मित की जाती है। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148 या फिर अनुच्छेद 280? तो इसका आंसर है भैया अनुच्छेद 148। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसी होती है। बात करते हैं 82वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करता है? भारत का वित्त मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया इसका आंसर है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इस और इनका वर्णन अनुच्छेद 148 से 153 में किया गया है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व में मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया 1972 में, 1976 में, 1980 में या 1987 में? तो भैया इसका आंसर है 1976। इस नियम को नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्तियों एवं सेवा शक्तियों में संशोधन अधिनियम कहा जा सकता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? उच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय या फिर संसद? तो भैया इसका जो निर्णय है वो करेगी उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 124 से 147 के बीच की गई है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा 2, 3, 5 या फिर 6? तो भैया इसका आंसर है 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिच्छेद, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत जारी की जा सकती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी 1858 में,
1860 में, 1859 में या फिर 1862 में? तो भैया इसका आंसर है 1860 में। यह ब्रिटिश काल में लागू की गई और हमारे जैसी व्यवस्था को पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी लागू किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसी एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201 या फिर अनुच्छेद 202? तो भैया इसका आंसर है अनुच्छेद 200। बात करते हैं 88वें प्रश्न की। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला? राजकुमारी अमृत कौर, पदमजा नायडू, सरोजनी नायडू या फिर सरला ग्रेवाल? तो भैया इसका आंसर है सरोजनी नायडू। 15 अगस्त 1947 से मार्च 1949 तक यूपी की राज्यपाल रही हैं। कौन? सरोजनी नायडू। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था? डॉक्टर संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद या फिर बलिराम भगत? तो भैया इसका आंसर है रघुकुल। करते हैं अगले प्रश्न की। 91वें संविधान संशोधन के बाद राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? इसमें ऑप्शन दिया है भैया 15% से अधिक नहीं हो सकती, 20% से अधिक नहीं हो सकती, 25% से अधिक नहीं हो सकती या फिर राज्यपाल के निर्णय पर छोड़ दिया गया? तो भैया इसका आंसर है विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे और यह संशोधन 2003 में किया गया था। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी राज्य का पहला साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन था? ज्योति बसु, जय मुखर्जी, अच्युत मेनन, EMS न्युम्बरी पाल? तो भैया इसका आंसर है EMS न्युम्बरी पाल। सन 1957 में ये केरल में निर्वाचित हुए थे। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र देता है तो क्या मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है? मंत्रिपरिषद पर कोई असर नहीं पड़ता है? मंत्रिपरिषद कोई नया नेता चुन सकती है या इनमें से कोई नहीं? तो भैया इसका आंसर है मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूची मिलान करें। सूची 1 में दिया है आपका अनुच्छेद 165, महाधिवक्ता के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े अधिकार। चलिए मैं इसके आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। ठीक। इसका पहले का आंसर है अनुच्छेद 165 का कि भैया राज्य का महाधिवक्ता होगा। ठीक। दूसरा अनुच्छेद 177 जो कि महाधिवक्ता के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़ी अधिकारों के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 194 महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार और उसकी प्रतिरक्षा के बारे में बताता है। ठीक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या निहित की गई है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या फिर कोई आयु सीमा नहीं? तो इसका आंसर है भैया 25 वर्ष। ठीक। भारत का नागरिक होना आवश्यक है और 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? 1 वर्ष, 6 महीने, 3 वर्ष, 3 महीने? तो भैया इसका आंसर है 6 माह। 6 माह के भीतर उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है, अन्यथा पद त्यागना पड़ेगा। ठीक। बात करते हैं अगले की। गोवा राज्य किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? आंध्र प्रदेश में, बंबई में, केरल में या फिर कर्नाटक में? तो भैया गोवा आता है मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन। और गोवा में विधानसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें गोवा में हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, इनमें सभी। उच्च न्यायालय इन्हें मूल अधिकारों के साथ विधिक अधिकारों के लिए भी जारी कर सकता है। ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, इनमें सभी। तो भैया इसका आंसर है सभी। यह व्यवस्था अनुच्छेद 226 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा की गई है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसके आधार पर किसी सरकार को संघीय या एकात्मक शासन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कार्यपालिका और विधान मंडल के बीच संबंध, केंद्र राज्यों के बीच संबंध, सरकार के 3 अंगों के बीच संबंध, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भैया इसका आंसर है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। और भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था हम लोगों ने कनाडा से ली गई है। बात करते हैं 100वें प्रश्न की। सरकारी आयोग ने निम्नलिखित में से किसके संबंध में संस्तुतियां दी थी? आपात उपबंध, केंद्र राज्य संबंध, पंचायतें, या फिर नगरीय शासन। तो भैया इसका आंसर है केंद्र राज्य संबंध। इसका गठन जून 1983 में किया गया था। इसके अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया थे। ठीक, बात करते हैं एक और प्रश्न में आपको बता देता हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है आए, कि भैया प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? भैया प्रस्तावना ली गई है अमेरिका से, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और प्रधानमंत्री का जो पद है वो लिया गया है यूके से, मतलब उत्तराखंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक करें, ना करें शेयर जरूर कर दें। ठीक, चलिए, थैंक यू।